In this video, we will be doing class 8, chapter 6 of English. The name of the chapter is This is Jody's Fawn. Fawn का मतलब होता है हिरन का बच्चा. Before you read, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. तो कभी हमको कोई चोट लग जाए या कोई जल जाए छोटा मोटा, तो हम डॉक्टर के पास जाने की जगह हम अपने घर पर ही कोई इफेक्टिव कोई क्योर ढूंढ लेते हैं, जिसको हम होम क्योर भी कह देते हैं. कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज? आप ऐसे कोई घर पे इलाज सोच सकते हो इनका. एक तो आप अ कट ऑन योर नी, अगर आपके घुटने पर चोट लग जाए या आपकी आर्म पर यानी कि हाथ बाएं पर बर्न हो जाए या छोटा सा कोई जल जाए, या कभी आपको मधुमक्खी अगर काट ले तो इनके हम ज़्यादातर क्योर घर पे ही ढूंढ लेते हैं. इसके लिए हम बाहर नहीं जाते. जैसे हम कट के लिए नी के लिए हल्दी लगा लेते हैं अगर नी पर चोट लग गई है, और अगर आम पर बर्न हो गया है तो हम या तो कोई टूथपेस्ट लगा लेते हैं, और बी स्टिंग हो गई है तो हम उस पर कुछ रब कर देते हैं आयरन. तो इस तरह से हम होम रेमेडीज इस्तेमाल करते हैं. इन दिस स्टोरी, जोडीज फादर हैज बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक. रेटल स्नेक एक तरह का स्नेक होता है जो जब चलता है तो उसके खड़ 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 की आवाज आती है, और ये एक पॉइजनस स्नेक होता है. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. तो इस स्टोरी में जोडी एक लड़का है, उसके फादर को रेटल स्नेक ने बाइट कर लिया यानी काट लिया है. और जोडी क्या करता है, जोडी जल्दी से एक डो यानी कि जो डो का मीनिंग होता है हिरन, हिरनी, तो हिरन को, फीमेल हिरन जो होता है उसको, हिरनी को वो मार देता है, और उसका हार्ट यानी उसका दिल और उसका लीवर वो दोनों निकाल के उसके फादर का पॉइजन निकालता है. तो ये एक शायद उनका कोई होम रेमेडी है जो ये लोग यूज करते हैं. जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर. तो जो जोडी है वो मार तो देता है हिरनी को, डो को, और उसके बाद वो सोचता है कि अब वो उसका बच्चे का क्या होगा. फॉन का मतलब होता है हिरन का बच्चा. तो जो फॉन है उसका क्या होगा, उसकी मदर अब नहीं है. तो ये अब हम चैप्टर शुरू करते हैं. इसके पार्ट 1 में है जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन. तो जोडी होता है जो, वो जोडी क्योंकि वो उसकी मदर को मार देता है तो उसके दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आता है कि उस बच्चे का क्या होगा. ड्रिफ्ट बैक टू का मीनिंग होता है मतलब वो याद में चला जाता है उसकी बार बार, गो बैक टू. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड. तो वो बार बार उसे उस बच्चे का ही ख्याल आता है, तो वो अपने दिमाग से उसको नहीं निकाल पा रहा. ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स. और वो जब एक सपना देखा उसने तो उसको उसको उस सपने में वो बच्चा अपनी आर्म्स में दिखा यानी हाथ में दिखा. ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड. तो टेबल पर बैठा था, वो हल्का सा उसको झटका सा लगा जब वो उठा सपने के बाद, और वो सीधा अपने फादर के पास गया और उनके बेड के किनारे जाकर बैठ गया. पेनी ले एट रेस्ट. तो पेनी उसके फादर हैं, वो आराम कर रहे थे, लेट रखे थे. हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर. उनकी आंखें जो थी वो खुली हुई थी और वो ठीक ठाक देख पा रहे थे. बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड. लेकिन जो उनकी आंखें थी उनके फादर की, वो आंखों की जो पुतली होती है उसको प्यूपिल बोलते हैं. प्यूपिल्स जो ब्लैक कलर का गोल होता है हमारी आईज में, राउंड, वो डार्क था और डायलेटेड था. डायलेटेड का मतलब था एनलार्ज, मतलब बड़ा हो रखा था. पॉइजन के कारण ऐसा हो जाता है कि आईज जो होती हैं डायलेट हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं जो प्यूपिल्स होते हैं. तो जोडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा. तो जोडी ने अपने फादर से पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हो. जस्ट फाइन सन. ओल्ड डेथ हैज गॉन thieving elsewhere, but wasn't it a close shave.
तो उसके फादर जवाब देते हैं, बेटा मैं ठीक हूँ, और जो मुझे जो डेथ का डर था वो अब चला गया है, वो कहीं और चली गई है, डेथ किसी और को चुराने के लिए चली गई है। और लेकिन ये बहुत बहुत क्लोज एक्सपीरियंस था डेथ के साथ, यानी मुझे पॉइजनस स्नेक ने काट लिया था तो मतलब डेथ होने का चांस था इसमें। आई एग्री, जोडी बोलता है कि हाँ जी मैं आपसे सहमत हूँ। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। तो पेनी बोलता है, यानी उसके फादर बोलते हैं कि बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है, और आपने जो किया, अपना अपना दिमाग इस्तेमाल किया जब उसकी जरूरत थी, यानी क्योंकि पेनी को जूडी ने वो बचाया था, जो डो को मारा और उसका हार्ट और लीवर से उसको पॉइजन निकाला। कीप केप्ट योर हेड का मीनिंग होता है स्टेड काम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ये केप्ट योर हेड यहाँ पर है, केप्ट योर हेड, तो ये इसका मीनिंग है शांत रहना और अपना दिमाग का इस्तेमाल करना अच्छे से। जूडी सेज, पा पापा, देन हिज फादर सेज यस सन, उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा। तो जूडी अगेन कहता है, पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन, कि पापा आपको क्या याद है वो डो जो हिरनी थी और उसका बच्चा। आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये उसके फादर हैं पेनी, ये जूडी है, और ये हिरन का बच्चा है जो जिसकी बात ये आपस में कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी दैट सर्टेन। तो उसके फादर कहते हैं कि मैं उसको कभी नहीं भूल सकता उनको, क्योंकि जो वो डो था यानी हिरनी थी, उसकी वजह से ही मैं बचा हुआ हूँ, ये पक्का है। पा द फॉन में बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड। तो आगे जूडी कहता है कि पापा जो फॉन था यानी हिरनी का बच्चा जो था वो अभी भी बाहर होगा कहीं, और वो भूखा होगा और उसे डर भी लग रहा होगा। स्केयर्ड का मीनिंग होता है डर। तो आई सपोज सो, उसके फादर कहते हैं हाँ मुझे भी लगता है। तो जूडी कहता है, पा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। तो पापा मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मुझे दूध पीने की जरूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फॉन। तो मुझे लगता है कि मैं क्यों ना जाऊं उसको देखने के लिए, जो हिन्नी का बच्चा है, एंड ब्रिंग इट हेयर, और उसे यहाँ ले आऊं, एंड रेज इट, और हम उसको पालें और बड़ा करें। तो पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। तो उसके फादर जो थे वो चुप रहे और ऊपर सीलिंग पर देखते रहे, यानी सीलिंग मतलब छत पर देखते रहे। बॉय यू गॉट मी हेम्ड इन, हेम्ड इन का मतलब होता है कि कॉट इन अ सिचुएशन वेयर वन कैन नॉट से नो, यानी मैं तुझको मना नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है और वो हिरनी को हमने मारा है, तो उसके बच्चे को भी पालना चाहिए हमें, तो इसलिए उसने मना नहीं किया उसके फादर ने। इट वोंट टेक मच टू रेज इट, पा इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स। तो फिर वो जूडी कहता है कि हमें ज़्यादा बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा उसको पालने के लिए पापा, और थोड़े ही दिनों में वो पत्तियां और जो उसके ऊपर छोटे छोटे फल लगते हैं, कॉर्न्स होते हैं, छोटे ब्राउन नट्स जो होते हैं जो कि पेड़ों पर लगते हैं, वो खाना शुरू हो जाएगा। हाउ यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। तो उसके फादर कहते हैं तुम बाकी बच्चों से, तुम्हारी एज के बाकी बच्चों से स्मार्ट हो, यानी समझदार हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम, हमने उसकी मदर को ले लिया था, इसलिए उस बच्चे को ब्लेम करना जरूरी नहीं है, हमें उसको पालना चाहिए। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, सन आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई विल लिव टू सी अनदर डे। तो उसके फादर कहते हैं कि आप सही कह रहे हो, ये ठीक नहीं होगा कि बच्चा हमारी वजह से मर जाए, स्टार्व मतलब भूख से मर जाए। तो सन आई कांट से नो टू यू, मैं आपको ना नहीं कर सकता बेटा। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, और मुझे नहीं लगता था कि मैं एक भी दिन एक्स्ट्रा जीऊंगा, क्योंकि मुझे विषैले सांप ने, पॉइजनस स्नेक ने काट लिया था। कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। तो जूडी कहता है कि ये मिल व्हील उनके कोई जान पहचान के हैं और उनके पास एक घोड़ा है,
तो जूडी कहता है कि क्या मैं मिलविल के साथ जाकर के उसको ढूंढ लूँ जंगल में जहाँ पर आपको स्नेक ने काटा था। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। तो उसके फादर कहते हैं ठीक है तुम जा सकते हो और मम्मी को बता दो कि मैंने हाँ कर दिया। ही साइडल बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन। जो जूडी था वो बाहर जाकर के टेबल के ऊपर बैठ गया और अपनी मदर से बात करने लगा। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफी फॉर एवरीवन। तो उसकी मदर उस टाइम पर सबके लिए कॉफी डाल रही थी। ही सेड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। तो उसने अपनी माँ को बोला मम्मा पापा से बात किया है मैंने, तो पापा ने बोला कि मैं उस हिरन के बच्चे को हमें वापस ले आना चाहिए घर पे। शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर। वो बात सुनकर के अचानक से ही वो शॉक में हो गई और उनका जो कॉफी पॉट था वो हाथ में ही रह गया। वट फोन। तो उसने पूछा ये क्या कौन सा हिरनी का बच्चा। तो उसने जवाब दिया बेटे ने द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। कि वो जो जूडी ने बोला कि जो जो उस हिरनी का बच्चा था जिसे हमने मार दिया था उस बच्चे को लाने की बात कर रहा हूँ। वी यूज द डोज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पापा। तो हमने उस हिरनी का जो लीवर था उसको मार करके वो निकाल लिया था और पापा का पॉइजन उससे हमने निकाला। तो शी गास्प। तो एक उन्होंने ठंडी आह भरी। वेल फॉर पिटी सेक। ठीक है मतलब दया के कारण तुम उसको लाना चाहते हो। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। तो जूडी कहता है कि पापा कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं होगा कि हम उस बच्चे को भूखा मरने दें। डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। तो वो एक डॉक्टर आ रखे थे उसके पापा को देखने के लिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैम ये सही कह रहा है कि सब कुछ फ्री नहीं होता इस संसार में। द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट। जो उसके ये बेटा और उसके पापा दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें ले आना चाहिए आप लोगों को उसको हिरन के बच्चे को ले आना चाहिए। मिलवील सेड ही कैन राइड बैक विद मी आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। तो मिलवील जो उनके थे अंकल उन्होंने कहा कि ठीक है आप मेरे साथ जा सकता है घोड़े पे और हम लोग उसको लेके आएंगे और मैं उसकी मदद करूंगा बच्चे को ढूंढने के लिए हिरन के बच्चे को ढूंढने के लिए। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। तो फिर उन्होंने जो उसकी मदर थी उन्होंने पॉट को धीरे से टेबल पे रख दिया जो चाय वाला कॉफ़ी वाला पॉट था बर्तन था। वेल इफ़ यू विल गिव इट टू योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। तो उसकी मदर आगे कहती हैं कि ठीक है अगर तुम उसको अपना अपना दूध दे सकते हो तो ठीक है क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है उसको खिलाने के लिए। तो मिलवील सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। तो जो मिलवील जो उनके अंकल थे ये अंकल है मिलवील। तो वो कहते हैं ठीक है बेटा जल्दी आओ हमें जल्दी जाना चाहिए। माँ बक्स्टर आस्ट एंशियसली यू विल नॉट बी गो लॉन्ग। तो जो उसकी मदर थी उन्होंने पूछा कि चिंता करते हुए पूछा कि कितनी देर लगेगी तुम्हें। आई होप वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जोडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। तो जोडी ने आगे से जवाब दिया कि मैं डिनर से पहले पक्का आ जाऊंगा। मिलवील माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम। तो मिलवील जो था अंकल वो घोड़े पे बैठ गए और जोडी को भी उन्होंने अपने पीछे बिठा लिया। ही सेड टू मिलवील डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर। उसने मिलवील से पूछा जूडी ने कि क्या आपको लगता है कि वो हिरन का बच्चा अभी भी वहीं होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। और आप क्या मेरी मदद करोगे उसको ढूंढने में। वी विल फाइंड हिम इफ यस इफ ही इज अलाइव हाउ यू नो इट्स अ ही। तो उसके बाद मिलविल अंकल जो बोलते हैं उसके वो कहते हैं कि ठीक है हम उसको ढूंढेंगे अगर वो जिंदा होगा तो हम पक्का उसको ढूंढ लेंगे लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो ही है मतलब वो मेल है वो ऐसे कैसे पता तुम्हें। ऐसे ही मजाक कर रहे होते हैं उसके अंकल। द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन ऑन अ डॉफ ऑन पास इज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनको शायद एक साथ दिख रहे होते हैं वो स्पॉट्स जो होते हैं। तो वो कहता है कि जूडी कहता है कि जो वो डॉ और फॉन थे दोनों के स्टेप्स जो हैं वो एक ही तरफ दिख रहे हैं लेकिन पा ने बोला था कि वो अलग अलग होंगे। एवरी विच वे का मतलब होता है इन डिफरेंट डायरेक्शंस।
यानी अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। ये कॉम्प्रिहेंशन चेक के जो क्वेश्चंस हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब हम एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब सेकेंड पार्ट में है जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन। तो लेकिन जोडी जो है अभी भी वो हिरन के बच्चे की ही याद में था। दे पास्ड द अबंडेंट क्लियरिंग। तो वहाँ पर एक क्लियर सी जगह थी जंगल के अंदर, बिल्कुल साफ सुथरी जगह थी, ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल क्लियर ग्राउंड हो, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिल व्हील। तो उसने वो अंकल को बोला कि आप थोड़ा चलो ये नॉर्थ की तरफ चलते हैं। इट वॉज अ फेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सॉ द फॉन। तो वो कहता है कि यहाँ पर इसी जगह पर पापा को इसने काटा था और फिर हमने डो को मार दिया था और मैंने इसको फॉन को देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिल व्हील विद हिम। लेकिन फिर अचानक से जोडी को ये दिमाग में आया कि मिल व्हील को मेरे साथ नहीं होना चाहिए, मैं उसको अकेला ढूंढूं। इफ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। तो डिसअपॉइंटमेंट का मीनिंग होता है निराशा। तो क्योंकि अगर फॉन की डेथ हो गई होगी, हिरन का बच्चा अगर मर गया होगा या हमें नहीं मिलेगा, तो जो मुझे निराशा होगी वो मिल व्हील को नहीं देखनी चाहिए, ऐसा जूडी ने सोचा। एंड एंड इन द इफ द फॉन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। और अगर फ़ोन उसको मिल जाएगा तो जो उनकी मीटिंग होगी वो इतनी सुंदर होगी, लवली का मतलब सुंदर होगी, और ऐसी सीक्रेट बात होगी कि वो नहीं चाहेगा कि मिलविल उसको भी देखे। इसलिए सडनली जोडी को ऐसा लगा कि मिलविल को वहाँ नहीं होना चाहिए और उसने सोचा कि मिलविल को वापस भेज दे। तो ही सेड इट्स नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स आई कैन मेक इट ऑन फूट। तो जोडी कहता है मिलविल को कि अब ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ, और लेकिन ये जो झाड़ी है, स्क्रब का मतलब झाड़ी, ये बहुत घनी है, थिक है, बहुत मोटी झाड़ियाँ हैं, और जो हॉर्स है उसको डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए मैं पैदल चला जाऊँगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। मिलविल कहता है कि बेटा लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए, मुझे डर है कि तुम सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय स्नेक टू। अगर तुम खो गए तो, या फिर तुम्हें भी सांप ने काट लिया तो आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन, इफ ही इज वांडर्ड लीव मी ऑफ राइट हेयर। तो फिर जोडी कहता है कि मैं ध्यान रखूँगा और आप मुझे यहाँ उतार दो, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जो फॉन है, हिरन का बच्चा है, वो कहीं इधर उधर होगा, तो मेरे को ढूंढने में उसे टाइम लग जाएगा। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। तो फिर वो मिलविल कहता है कि ठीक है, तुम आराम से करना ये सब, और अगर तुम्हें डायरेक्शन पता हो तो नॉर्थ इस तरफ है, और ईस्ट पूछता है कहाँ है, तो देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग। तो फिर वो कहता है कि दूसरी तरफ इशारा करता है कि इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन है, और जो ये पाइन, पाइन मतलब एक चीड़ का पेड़ होता है। मेक्स अ बियरिंग का मीनिंग होता है एक्ट्स एज अ कंपस एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन। तो वो जो चीड़ का पेड़ है, पाइन का ट्री है, वो जो है उसको डायरेक्शन ढूंढने में मदद करेगा, इसलिए उसको मेक्स अ बियरिंग कह रहा है। सो लॉन्ग, सो लॉन्ग मिल व्हील आई एम ऑब्लाइज्ड। तो कहता है कि जब तक तुम ढूंढोगे तब तक ये तुम्हें मदद करेगा, पाइन ट्री, तुमको डायरेक्शन मेंटेन करने में, यानी तुम्हें याद रहेगा कि कौन से तरफ जाना है। तो मिलव्हील को वो थैंक यू बोलता है, और ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड। तो जब मिलव्हील घोड़े पर दौड़ा के चला जाता है, घोड़े को दौड़ा के, तो जोडी इंतजार करता है कि वो हूव्स, हूव्स का मीनिंग होता है जो घोड़े के पैरों की आवाज़ होती है, दुगुड़ दुगुड़ की, वो जब तक आवाज़ कम नहीं होती तब तक वो रुका रहा। देन कट टू द राइट, और फिर उसके बाद वो राइट टर्न कर गया
द स्क्रब वॉज स्टिल, जो झाड़ियाँ थी वो बिल्कुल एकदम शांत थी क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अप अक्रॉस द साइलेंस। ट्विग्स बोलते हैं जो जो झाड़ी की पत्तियां या शाखाएं होती हैं, और उन क्रैकलिंग मतलब उनसे जब वो चल रहा था झाड़ियों के बीच में, तो झाड़ियों से जो आवाज़ आ रही थी, झाड़ियों के पत्तियों से उसके लगने की या उसकी शाखाओं से लगने की, बस वही आ रही थी, बाकी साइलेंट था। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन फॉर डायरेक्शन। फिर उसको ये लगने लगा कि शायद उसने गलत डायरेक्शन ले ली है, गलत रास्ते पे चला गया है। देन A buzzard rose in front of him and flapped into the air. Buzzard बोलते हैं एक लार्ज बर्ड होती है जो कि वल्चर की तरह की होती है, जो कि मरे हुए जो एनिमल्स होते हैं उनका मांस खाती है, तो वो बजर्ड होता है। तो बजर्ड जो है वो एकदम ऊपर उठा और पंख ने पंख खुला के ऊपर चला गया एयर में, पंख उड़ाता उड़ाता। फ्लैप्ड का मतलब अपने पंख को हिलाया और ऊपर चला गया एयर में। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, और फिर वो जो क्लियर जगह थी जहाँ पर देवदार के पेड़ थे, वो वहाँ पर ओक्स एक तरह के ट्रीज होते हैं जिनकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ बैठ गया जा करके। बजर्ड सैट इन अ सर्कल अराउंड द कारकस ऑफ द डो, और इतने में उसने देखा कि खूब सारे जो ये बजर्ड्स थे, ये बजर्ड्स जा करके जहाँ पर वो डो को कल उन्होंने मारा था, हिरन को, उसकी बॉडी के आगे, कारकस बोलते हैं बॉडी, तो उसकी बॉडी के ऊपर के चारों तरफ जाकर के सर्कल में बैठ गए थे क्योंकि वो उसको खाना चाहते थे। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिज्ड एट हिम। तो जब उन्होंने इसको देखा आते हुए, तो उन्होंने अपनी जो लंबी गर्दन है, लॉन्ग स्क्रॉनी, स्क्रॉनी का मीनिंग होता है गर्दन, पतली गर्दन, जो स्क्रॉनी नेक मतलब पतली गर्दन, तो उनकी पतली गर्दन को घुमा करके उसकी तरफ हिस की साउंड निकाली, कि मतलब उसको डराने की कोशिश करी। He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. वो बोलते हैं जो उसने हाथ में कोई एक शाखा पेड़ का एक टहनी पकड़ी हुई थी, वो उसने उसको उनके ऊपर फेंका, तो वो सब उड़ के दूसरे जो पास वाला ट्री है, एडजेसेंट का मतलब होता है पास, नियर बाय, तो पास वाले ट्री पे जाकर बैठ गए। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स। तो जो ये सैंड, जो रेत थी वहां पर जंगल में, उससे उस पे कैट के प्रिंट्स थे, लेकिन जो कैट मतलब ये लार्ज कैट का मतलब टाइगर की बात कर रहे हैं ये, तो टाइगर जो है वो फ्रेश एनिमल्स को खाते हैं, जैसे ही वो किल करते हैं उसके बाद खा लेते हैं, एंड जो बच जाता है उसको वो छोड़ करके चले जाते हैं कैरियन बर्ड्स के लिए। कैरियन बर्ड मतलब ये जो वल्चर्स हैं, डेजर्ट्स हैं, इनकी बात कर रहे हैं। तो इन बर्ड्स के लिए जो टाइगर है वो डो को छोड़ के चला गया। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। तो जो जो क्लियर जगह थी वहां पर उसने घास को उखाड़ा, जो भी छोटी बहुत बड़ी घास थी उसको उखाड़ा जहां उसने फॉन को देखा था, फॉन मतलब हिरन के बच्चे को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे वो कल की ही घटना हो। द फॉन वॉज नॉट देयर, तो फॉन तो वहाँ नहीं था। ही सर्कल द क्लियरिंग, फिर वो उसने पूरा क्लियरिंग, जो क्लियर एरिया था उसको घूम करके पूरा देखा। देर वॉज नो साउंड नो साइन, ना तो कोई आवाज़ आ रही थी, ना कोई उसका कोई नामो निशान था उस फॉन का। द बजर्ड्स क्लैग्ड देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। तो जो बजर्ड थे, ये बर्ड्स जो थी बड़ी वाली जो वल्चर्स थे, वो उन्होंने अपने पंख हिलाए, क्लैग्ड देयर विंग मतलब पंख हिलाए, और ये बताना चाह रहे थे कि तुम जब जाओगे तो हम अपना ये डो को खा लेंगे जो वहाँ मरा पड़ा था। इम्पेशेंट का मीनिंग है मतलब धैर्य नहीं रख रहे थे, वो बस उसको खाना चाहते थे जल्दी से। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड emerged एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स। तो उसके बाद वो उस जगह पे गया जहाँ वो फॉन निकला था बाहर एक दिन पहले, तो और फिर वो वहां पर नीचे बैठ गया, चारों पैरों के ऊपर, चारों मतलब हाथों और पैरों को नीचे जमीन पे रख के बैठ गया।
स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, और वो रेत पर उस जो फॉन है हिरन के बच्चे उसके निशान ढूंढ रहा था पैरों के। स्मॉल हूफ, हूफ का मतलब होता है पैरों, पैर, तो पैरों के निशान ढूंढ रहा था। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स, तो रात को जो बारिश हुई थी उससे सारे निशान हट गए थे, सिर्फ जो बड़ी कैट थी यानी टाइगर था उसके, और बजर्ड्स जो ये बर्ड्स थी जो खाती हैं फ्लैश को, इनके निशान थे, क्योंकि ये आज ही आए थे। यहाँ पर सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया, इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन से ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थर्ड पार्ट शुरू हो गया है। थर्ड पार्ट में मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, उसके बिल्कुल सामने ही कुछ मूवमेंट हो रहा था। स्टार्टल्ड का मतलब होता है उसको चौकन्ना कर दिया, उसको मतलब थोड़ा डर सा लगा और वो थोड़ा पीछे की तरफ आया। द फॉन लिफ्टेड हिज इट्स फेस टू हिज, तो वहां पर फिर वो फॉन वहां से निकल के आया और उसने अपना मुंह उठाया। इट टर्न इट्स हेड with a wide wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes, तो जो फॉन था हिरन का बच्चा वो आगे की तरफ आया और उसने अपना गर्दन को घुमाया और वो चलने की कोशिश कर रहा था और उसकी तरफ देखने लगा। अपनी जो लिक्विडी आई, मतलब जैसे बच्चों की, छोटे बच्चों की आंखें होती हैं जिनमें हल्का हल्का सा लिक्विड सा दिखता है, उन आंखों से वो जूडी की तरफ देखने लगा। इट वॉज क्विवरिंग, और वो थोड़ा सा हल्का सा हिल रहा था। हिल रहा मतलब जैसे उसको सांस चढ़ जाती है तो शेक करते हैं, क्विवरिंग का मीनिंग है शेकिंग स्लाइटली, मतलब भी हल्का सा हिलना। या इट मेड नो एफर्ट्स टू राइज और रन, लेकिन वो बिल्कुल भागा नहीं और उठा भी नहीं, जैसा था वैसे ही खड़ा हो गया। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जोडी को लगा कि मुझे हिलना नहीं चाहिए, ऐसा ना हो कि भाग जाए। ही विस्पर्ड इट्स मी, और जूडी ने बोला कि, मतलब क्योंकि जूडी भी एक बच्चा है तो उसने फॉन को बोला कि ये मैं हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं ही हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम, तो जो फॉन था हिरन का बच्चा उसने अपनी नाक थोड़ी सी उठा करके सूंघने की कोशिश करी। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, तो जूडी था उसने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया और उसका जो फॉन का गला था सॉफ्ट एकदम, उसके ऊपर अपना हाथ रख दिया, नेक के ऊपर। द टच मेड हिम डिरिलियस, डिरिलियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली एक्साइटेड, तो इसकी वजह से उसको थोड़ा सा उत्तेजना हो गई अंदर। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, तो जब उसने उसके गले पर हाथ रखा उसके बाद भी वो अपने जो जोड़ी है वो अपने चारों हाथों और पैरों के ऊपर बैठ करके धीरे धीरे मूव कर रहा था और उसके पास पहुंच गया। ही पुट्स हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, और फिर उसने अपनी जो बाएं हैं उनको उनसे उसको पकड़ लिया फॉन को। अ लाइट कन्वल्जन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिर, जैसे उसने जोडी ने उसको पकड़ा फॉन को, वैसे ही वो फॉन जो है वो शिवर करने लगा, यानी कांपने लगा। कन्वल्जन्स का मतलब होता है शिवरिंग, तो वो कांपने लगा लेकिन वो बिल्कुल भी हिला नहीं, मतलब डर गया होगा शायद। आप यहाँ देख सकते हैं कि उसने, जूडी ने इस फॉन को उठा रखा है। He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. तो जब उसने उसको पकड़ा जूडी ने फॉन को, तो उसको ऐसे इतना जेंटल तरीके से पकड़ा, इतने अच्छे तरीके से पकड़ा जैसे कि उसने किसी मिट्टी के, चाइना मतलब जो चाइनीज क्ले होती है, यानी मिट्टी का डियर को पकड़ा हो जो कि टूट सकता है, इसलिए उसने बहुत ध्यान से पकड़ा था उसको। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, और उस फॉन की स्किन बहुत सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ द ग्रास, वो बहुत साफ सुथरा था एकदम, जो डियर था, और बहुत पतला सा था, और उसके ऊपर से घास की बहुत स्वीट
स्मेल आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड। वो धीरे धीरे उठा और उसने फॉन को ग्राउंड से उठा लिया। आप देख सकते हैं ये ग्राउंड से उसने उठा लिया है उसको। द इट्स लेग्स हंग लिम्पी। जो जब उसने उसको उठाया तो उसकी जो टांगे थी वो ऐसे टेढ़ी हो रखी थी। They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. तो उसकी टांगे बहुत लंबी थी, मतलब जितना वो उसने सोचा था उससे भी लंबी थी जो फॉन की टांगे थी। तो उसको उसको जो फॉन है उसको जूडी ने फॉन को बहुत ऊपर उठाया। होइस्ट का मतलब है पुल अप हायर। तो उसने ऊपर की तरफ उठा लिया था क्योंकि ऐसा लग रहा था उसको कि शायद इसकी टांगे झाड़ी में फंस सकती हैं। He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. तो जूडी को ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वो अपनी मदर की स्मेल उसको आएगी जहां पर उसकी मदर की डेथ हो रखी थी तो वो रोएगा। और ब्लीट का मतलब होता है वो मिमियाएगा। लेकिन तो इसलिए ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट। इसी वजह से वो उस जगह पर नहीं गया जहां पर उसकी मदर की डेथ थी और वो घूम करके एक झाड़ी के अंदर से आया। थिकेट मतलब एक झाड़ी, तो थिक झाड़ी थी उसमें से आया। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन। लेकिन उसके लिए जो जूडी था उसके लिए थोड़ा मुश्किल था उसको झाड़ी से निकालना। लेकिन फिर भी वो उस जगह से नहीं गया जहां उसकी मदर की बॉडी पड़ी हुई थी। द फॉन्स लेग्स कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम। क्योंकि वो झाड़ियां बहुत थिक थी, यानी बहुत बहुत सारी झाड़ियां थी। तो जो जूडी था उसको फोन की लेग उसमें फंस गई थी जिसकी वजह से जूडी ढंग से नहीं चल पा रहा था। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स। तो वहां पर कांटेदार झाड़ियां भी थी तो इसलिए जूडी ने उस फॉन के मुंह के ऊपर अपना हाथ रख दिया ताकि उसको जो है कांटेदार झाड़ियां आंख में ना लग जाए। इट्स हेड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड। तो जब जूडी चल रहा था तो फॉन का जो हेड था वो ऊपर नीचे हिल रहा था। हिज हार्ट थम्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। तो जूडी था उसको दिल में इतनी खुशी हो रही थी कि इसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। इस मतलब जो फॉन है वो भागा नहीं मुझे देख के बल्कि मैंने उसको उठा लिया। तो मार्वल का मतलब होता है चमत्कार। जूडी को ये लगा जैसे कोई चमत्कार हो गया। He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. वो जंगल से फिर जो पगडंडी जा रही थी, ट्रेल का मतलब जो पगडंडी जा रही थी वहां तक पहुंचा और फिर वहां से वो तेज तेज चला जब तक कि वो घर का जो रोड थी उसके रोड के ऊपर तक नहीं पहुंच गया, इंटरसेक्शन तक। जो रोड का कॉर्नर था, जैसे ये पगडंडी आ रही है और ये रोड है तो जो ये इंटरसेक्शन है जहां से रोड जा रही है वो वहां तक पहुंचा। उसके बाद वो रुक गया। He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. वो रुक गया और उस रेस्ट करने के लिए बैठ गया और उसने फॉन जो था उसको भी नीचे उतार दिया जिसकी टांगे हिल रही थी। डैंगलिंग मतलब हिल रही थी, मतलब वो फॉन जो छोटा बच्चा था उसकी टांगे अपना मतलब खड़ा नहीं हो पा रहा था वो ढंग से। इट वेवर्ड ऑन देम। तो वो अपनी टांगों पर हिली जा रहा था, ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। और जब वो बैठ गया था जूडी तो जूडी की तरफ इस फॉन ने देखा और फिर उसने मिमियाना शुरू कर दिया, यानी बोलना शुरू कर दिया। मैं इस तरह से ही सेड एनचेंटेड आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। और जूडी ने खुश होकर के बोला कि मैं तुमको उठाऊंगा एक बार मेरी सांस उतर जाए, मैं बैठा हूँ थोड़ा सा, फिर मैं तुमको उठा लूंगा। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फॉन वुड फॉलो इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड। उसके फादर ने उसको एक बार पहले बताया था कि अगर कोई हिरन के बच्चे को एक बार आप उठा लो तो फिर वो आपको फॉलो करता है, आपके पीछे पीछे अपने आप चल देता है। तो उसको वो याद आ गया जोडी को। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, द फॉन स्टार्टेड आफ्टर हिम। तो वो
जोडी ने पैदल चलना शुरू किया धीरे धीरे, और जो फॉन था उसने भी उसके पीछे पीछे आना शुरू कर दिया. ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन. तो जो फॉन था वो उसके पास आया, जोडी के पास, और फिर उसने अपने अपने हाथ, अपने मतलब मुंह से उसके पैर पर मारा, जोडी के पैर पर, और फिर वापस चला गया. इट टुक अ फ्यू वोबलिंग स्टेप्स टूवर्ड्स हिम एंड क्राइड पिटियसली. और फिर वो वोबलिंग मतलब धीरे धीरे वो जब चल रहा था तो उसकी टांगें हिल रही थी, और फिर उसने रोना शुरू कर दिया जो फॉन था. इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम. वो उसको फॉलो करना चाहता था क्योंकि इट बिलोंग टू हिम. उसे ऐसा लग रहा था जोडी को कि ये मेरे को फॉलो कर रहा है क्योंकि ये मेरा है. इट वॉज हिज ओन, यानी वो मेरा अपना है. ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय. तो जोडी ने जब ये देखा कि वो मुझे फॉलो कर रहा है तो वो बहुत खुश हुआ ये सोच के कि ये मेरा हिरन है. ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, टू रन एंड रोम पिट रोम पिट इट. वो जो जोडी था वो उसको फॉलो करना चाहता था, पकड़ना चाहता था, दौड़ना चाहता था उसके साथ और खेलना चाहता था. रोम का मतलब होता है प्ले, यानी खेलना चाहता था. टू कॉल इट टू कम टू हिम, और वो उसको बुलाना चाहता था कि मेरे पास आ जाए. ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, लेकिन वो उसको डराना नहीं चाहता था. अलार्म का मतलब होता है फ्राइटन, यानी डराना. तो जोडी उसको डराना नहीं चाहता था बट उसके साथ खेलना चाहता था. इसलिए ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर टू हिज आर्म्स. तो क्योंकि वो जो फॉन था वो चल नहीं पा रहा था ढंग से, तो जोडी ने दोबारा उसको अपने हाथों में उठा लिया. इट सीम्स टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट. और उसको ऐसा लग रहा था कि वो बिना एफर्ट के चली जा रहा था, लेकिन उसके हाथ थक रहे थे. हिज आर्म बिगन टू एक एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन. क्योंकि वो जो बच्चा था, हिरन का बच्चा फॉन जो था, उसका वेट तो कुछ था जिसकी वजह से जोड़ी की थोड़ी देर में आर्म्स यानी हाथ दुखने लगे. एक मतलब दुखने लगे. और वो थोड़ी देर बाद रुक गया. When he walked on, the fawn followed him at once. और जब वो चलने लगा तो जो फॉन था उसको दोबारा फॉलो करने लग गया, यानी उसके पीछे पीछे जाने लग गया जोड़ी के. He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. जोड़ी ने थोड़ी देर उसको वॉक करने दिया उसके पीछे पीछे, और फिर उसको दोबारा उठा लिया. द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग. जो अब घर का जो डिस्टेंस रह गया था वो कुछ भी नहीं रह गया था, थोड़ी ही दूर घर था. He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. तो जोडी को इतना अच्छा लग रहा था कि जोडी अगर पूरा दिन भी उसके साथ रहे और रात भी रहे तो उसको रात को उठा करके, दिन भर उठा करके घूम सकता है और उसको अपने पीछे पीछे आते हुए भी देख सकता है. He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning. यानी वो जो जोड़ी था उसको पसीना आ गया था क्योंकि उसने उठा रखा था उस फॉन के बच्चे को, फॉन को. और लेकिन ठंडी हवा चल रही थी जून की सुबह सुबह में, जिसने उसको पसीने को ठंडा कर दिया उसकी बॉडी को. द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप. तो स्काई बिल्कुल क्लियर था. जो राइटर है उन्होंने ब्लू चाइना कप का एक ऐसे ही एक वो सिमिलेंस दी है उसको कि जो स्काई था वो बिल्कुल एकदम चाइना ब्लू चाइना कप की तरह ब्लू लग रहा था. ही केम टू द क्लियरिंग, और वो बिल्कुल सामने के एरिया में आ गया, क्लियर एरिया में. इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन. जो क्लियर एरिया था घर के आसपास का वो बिल्कुल साफ सुथरा था नाइट रेन के बाद में. ही फंबल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट. तो जब वो घर के सामने आ गया, बिल्कुल घर के आगे, तो उसने लैच को खोलने की कोशिश करी और फिर फोन को नीचे रख दिया ताकि वो जो लैच है यानी कुंडी जो है घर की, दरवाजे का लॉक है, उसको खोल सके. देन ही हैड एन आइडिया. ही वुड वॉक इनटू द हाउस, इनटू पेनीज बेडरूम. तब उसके दिमाग में आया कि मैं इसको घर तक वॉक करके ले जाऊंगा, अंदर तक, पापा के बेडरूम तक. विद द फॉन वॉकिंग बिहाइंड हिम, यानी वो मेरे पीछे पीछे चल के आए. बट एट द स्टेप्स द फॉन बाग्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइम देम. बाल
बाग्ड का मीनिंग होता है कि मना कर दिया, वो जाना नहीं चाहता था स्टेप्स के ऊपर। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर। तो जूडी ने फिर उसको उठा लिया और अपने फादर के पास ले गया। पेनी ले विद क्लोज्ड आइज, जहां पेनी जो उसके फादर हैं वो आंखें बंद करके आराम से लेटे हुए थे। जोडी कॉल्ड पा लुक, जो जॉडी है उसने बोला कि पापा देखो मैं ये लेके आ गया हूँ। पेनी टर्न्ड हिज हेड, जो उसके फादर थे वो उन्होंने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ सिर को घुमाया। जोडी स्टूड बिसाइड हिम, द फॉन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। तो जोडी उसके सामने खड़ा हो गया, जिस और जॉडी ने उस टाइम फोन को अपने साथ उठा रखा था। इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फॉन्स। तो पेनी ने जब उसकी तरफ देखा, जोडी की तरफ, तो ऐसे लग रहा था उसको कि जैसे जोडी की आईज भी बहुत इतनी ब्राइट थी, खुशी से इतनी चमक रही थी जैसे कि फॉन की चमक रही थी। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। और फिर पेनी उसके फादर ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम इसको ढूंढ सके और इसे ले आए। जोडी देन वेंट टू द किचन। जोडी सीधा किचन में गया। उसके बाद द फॉन वोबल्ड आफ्टर हिम। तो जो फॉन था वो अपना लंगड़ाते पैरों से वो भी उसके पीछे पीछे चला गया। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। तो जो किचन की जो अलमारी थी उसके अंदर वो उसका पैन पड़ा हुआ था दूध का। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट। तो जो मलाई उसके ऊपर आ रखी थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग। उसने जो क्रीम थी उसको साइड हटाया जग में, और उसने जो एक छोटे बर्तन में दूध डाला। ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन। और वो फॉन को लेकर के बाहर आ गया दूध के साथ। ही बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क। तो उसने जो दूध का वो बाउल उसके आगे रखा, फॉन के आगे, तो फॉन ने उसको सडनली लात मार दी और उसे मतलब अच्छा नहीं लगा। ही सेव्ड इट प्रिकैरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। तो जोडी ने वो उसको गिरने से बचा लिया दूध को। इट कुड मेक नथिंग टू मिल्क, नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड। यानी उसको इतना नहीं पता चल पाया था फॉन को कि उस बाउल में दूध है, उस बर्तन में दूध है। तो जो जोडी था, ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फॉन्स सॉफ्ट वेट माउथ। तो जोडी ने क्या किया, अपनी फिंगर को उस दूध में डिप किया और उसको वो जो छोटा बच्चा था फॉन, उसके मुंह में डाल दिया ताकि उसको पता चल जाए कि ये मिल्क है। इट सक्ड ग्रीडीली। तो जब उस फॉन को जब वो फिंगर मुंह में लगी तो उसे ऐसे पता चल गया कि दूध है, तो उसने वो उंगली को चूसना शुरू कर दिया। When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. जब उसने उंगली को मुंह से बाहर निकाल दिया जोडी ने उसके मुंह से, तो फॉन जो था वो फिर मिमियाने लगा, रोने लगा और पैर मारा। He dipped his fingers again and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. उसने फिर जोडी ने अपनी फिंगर को दूध में डुबाया और फिर उसके मुंह में डाल दी। और फिर वो जब वो फॉन जो था वो दोबारा उस फिंगर्स को सक करने लग गया, चूसने लग गया दूध को फिंगर से, तो फिर उसने धीरे धीरे उसके मुंह को और अपनी फिंगर्स को मिल्क के बोल तक ले आया ताकि फिर फॉन जो है मिल्क को अपने आप पी सके। द फॉन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नोटेड। तो जो फॉन था उसने फिर वो दूध जो है अपने आप उससे पीना शुरू कर दिया, बॉल से, जो बर्तन था उससे। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूप्स इम्पेशेंटली। और फिर उसने जब दूध पिया, एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, द फॉन वॉज कंटेंट। जब उसने अपनी उंगलियां बाहर निकाल दी जोडी ने बोल से, तो फिर वो दूध पीना उसने बंद कर दिया और फिर अपने पैर जोर से मारने लग गया। और फिर जब उसने दोबारा उंगलियां अंदर डाल दी और फिर जब तक फिंगर्स अंदर थी बोल के अंदर जोडी की, तब तक फॉन जो था उससे दूध पीते रहा। उसे ऐसे लगा शायद वो उंगलियों से ही दूध पी रहा है। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमिली। तो जो फॉन था दूध पीते पीते अपनी आंखें बंद करने लगा। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड। तो ये एक बहुत खुशी हो रही थी उसको, जोडी को, जब जो जो ये डियर का बेबी था, फॉन था, उसने जब उसकी उंगलियों को अपनी जीभ से टच किया। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ। और फिर वो अपनी पूंछ हिलाने लगा जैसे डॉग हिलाते हैं
अपने मास्टर को देख के। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिस्ड इन अ स्विल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, और वो जो थोड़ा सा मिल्क लास्ट में बचा था वो उसने जल्दी जल्दी से पी लिया। तो यहाँ पर ये पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है, जहाँ ये जो फॉन है इसको ये जोडी ढूंढ करके ले आता है और उसको फिर वो पालने लगता है और उसको मिल्क पिलाता है। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ऑल द बेस्ट।